Good morning, dear students. Today's our topic is mitral regurgitation, which comes under valvular heart disease. So, what is valvular heart disease? Valvular heart disease is either in the form of narrowing, that is stenosis, or widening of the wall orifices, leading to obstruction or stenosis, or either regurgitation or backward flow of the blood. So in valvular heart disease, today's our topic is mitral regurgitation. So for mitral regurgitation, first of all, we have to discuss about what is the function of mitral wall. So mitral wall connects the left atrium and the left ventricle. mitral wall जो है वो आपका लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल को कनेक्ट करके रखता है. mitral wall opens during diastole to allow blood flow from left atrium to left ventricle. मीन्स आपका जो माइट्रल वॉल है वो लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में यूनिडायरेक्शनल ब्लड फ्लो करवाता है. ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल माइट्रल वॉल जो है वो आपका क्लोज हो जाता है एंड प्रिवेंट्स बैक फ्लो ऑफ द ब्लड टू द लेफ्ट एट्रियम. नाउ mitral wall anatomy. The normal function of mitral wall depends on its 6 components. mitral wall के जो normal functioning है वो इसके 6 components पे depend करती है. The first one is left atrial wall, second is annulus, third is leaflets, fourth is chordae tendineae, fifth is papillary muscles and sixth is left ventricular wall. So हार्ट में टोटल 4 वॉल्स होते हैं जिनमें कि पल्मोनरी वॉल्स, aortic walls and tricuspid walls and mitral walls. ठीक है, तो उनमें जो पल्मोनरी वॉल्स, ट्राइकस्पिड वॉल और aortic walls, ये तीनों जो वॉल्स हैं ये इन तीनों में 3 लीफलेट्स होती हैं, जबकि माइट्रल वॉल है उसमें 2 लीफलेट्स होती हैं. इसीलिए माइट्रल वॉल जो है उसको हम बाइकस्पिड वॉल भी बोलते हैं. तो जो माइट्रल वॉल है इसमें एंटीरियर माइट्रल लीफलेट्स एंड पोस्टीरियर माइट्रल लीफलेट्स, ये एंटीरियर एंड पोस्टीरियर माइट्रल लीफलेट्स जो हैं वो फाइब्रस रिंग के थ्रू सपोर्टेड रहते हैं जिसे कि एनुलस बोलते हैं. तो ये एनुलस जो है फाइब्रस रिंग है उसके थ्रू एंटीरियर माइट्रल लीफलेट एंड पोस्टीरियर माइट्रल लीफलेट ये दोनों सपोर्टेड रहते हैं. तो माइट्रल वॉल का जो फंक्शन है, माइट्रल वॉल का फंक्शन क्या था कि माइट्रल वॉल जो है वो ओपन होता है ड्यूरिंग डायस्टोल, जिसके थ्रू ब्लड जो है वो लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में यूनिडायरेक्शनल ब्लड फ्लो करता है. लेकिन जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल है उसमें क्लोज हो जाता है. तो क्लोज होता है उसके लिए क्या होता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल में क्या होता है, लीफलेट्स जो है वो रॉन्ग डायरेक्शन में ओपन नहीं होती है. ओपन नहीं होने के पीछे फंक्शन क्या होता है, पेपिलरी मसल्स जो हैं वो लीफलेट से अटैच रहती है वाया कॉर्डा टेंडिनी. कॉर्डा टेंडिनी के थ्रू ये अटैच रहती है. तो ये लीफलेट्स जो हैं उनको बैकवर्ड डायरेक्शन में, रॉन्ग डायरेक्शन में ओपन होने से प्रिवेंट करके रखता है. ओके, सो नाउ डेफिनेशन ऑफ माइट्रल रिगर्जिटेशन. Mitral regurgitation is also called mitral wall regurgitation, mitral insufficiency और mitral incompetence. ठीक है, mitral wall के 3 synonyms है, mitral wall regurgitation, mitral insufficiency and mitral incompetence. Mitral regurgitation is defined as an abnormal reversible flow of the blood from left ventricle to left atrium. जो नॉर्मल ब्लड फ्लो होना चाहिए लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में एंड देन आउटर एंड देन कंप्लीट होल बॉडी में, तो इसमें रिवर्स फ्लो रहता है. रिवर्स फ्लो होता है. रिवर्स फ्लो कैसे होगा, इसमें लेफ्ट वेंट्रिकल से रिवर्स फ्लो लेफ्ट एट्रियम में जाएगा. इट इज कॉज्ड बाय डिस्ट्रप्शन इन एनी पार्ट ऑफ द माइट्रल वॉल apparatus. तो जो माइट्रल वॉल apparatus के जो 6 कंपोनेंट्स थे उनमें किसी भी पार्ट में यदि कोई डिस्ट्रप्शन है उसकी वजह से आपका माइट्रल वॉल ये माइट्रल रिगर्जिटेशन होगा. तो जैसा कि इस इमेज में क्लियर है कि नॉर्मल कंडीशंस में क्या होता है, ब्लड जो है वो लेफ्ट एट्रियम देन लेफ्ट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल से आउटर आउटिक वॉल के थ्रू आउटर एंड आउटर से होल कंप्लीट बॉडी में फ्लो करता है. लेकिन माइट्रल रिगर्जिटेशन के केस में क्या होगा, जो ये ब्लड फ्लो हो रहा है वो ब्लड फ्लो आपका क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है. माइट्रल रिगर्जिटेट कर रहा है, लेफ्ट एट्रियम में ब्लड जा रहा है आपका. इटियोलॉजी की यदि हम बात करें तो इटियोलॉजी में क्या होता है, बेसिकली जो इसकी इटियोलॉजी है इसमें 2 फैक्टर होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. प्राइमरी इटियोलॉजिकल फैक्टर्स में आता है वॉल दैट मेक्स द हार्ट सिक, मींस वॉल्वुलर कोई डिजीज है उसकी वजह से वॉल्स में कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हार्ट में कंप्लेन आ रही है. सेकेंडरी इटियोलॉजिकल फैक्टर्स में आता है हार्ट में कोई डिजीज हो रही है उसकी वजह से, उसके कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से माइट्रल वॉल है वो इफेक्ट हो रहा है.
तो इसमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी, प्राइमरी में है मेन जो कॉज होता है इसका रोमेटिक कॉज होता है या रोमेटिक हार्ट डिजीज है, मोस्ट कॉमन कॉज है। इसके अलावा मिक्सोमेटिस डिजनरेशन हो सकता है जिसमें कि बार्लोस डिजीज है, बार्लोस डिजीज जो कि हम हमारे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, बार्लोस डिजीज या फिर माइट्रल वॉल्व प्रोलेप्स भी इसको बोलते हैं, एंड फाइब्रोइलास्टिक डेफिशिएंसी, कनेक्टिव टिश्यू डिजीजेस, एंड एंडोकार्डाइटिस, mitral annular calcification, rheumatological dysfunction and congenital. सेकेंडरी इटियोलॉजिकल फैक्टर्स में आता है कार्डियोमायोपैथी, डायलेटेड और हाइपरट्रोफिक, एंड फंक्शनल एंड इस्टेमिक। अब है अक्यूट माइट्रल रिगर्जिटेशन। अक्यूट माइट्रल रिगर्जिटेशन जो है वो किन कंडीशंस में होता है? पेपिलरी मसल डिस्फंक्शन, यूजुअली 2 to 7 days आफ्टर मायोकार्डियल इंफार्क्शन। मायोकार्डियल इंफार्क्शन का यदि कोई पेशेंट है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन हुआ है, उसके 2 से 7 दिन के बाद में पेपिलरी मसल्स जो हैं उनमें डिस्फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा, उसकी वजह से अक्यूट माइट्रल रिगर्जिटेशन होगा। दूसरा इसमें अक्यूट एमआर का रीजन हो सकता है कॉर्डेट टेंडनी रप्चर। So the most common etiology of mitral regurgitation include mitral valve prolapse, most common जो है mitral valve prolapse है, rheumatic heart disease है, infective endocarditis, annular calcification, जो एनुलास है, जो आपकी लीफलेट्स है वहाँ पे कैल्सिफिकेशन यदि हो जाए, कार्डियोमायोपैथी, इस्टेमिक हार्ट डिजीज। तो ये इसके मोस्ट कॉमन इटियोलॉजिकल फैक्टर्स में एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मोस्ट कॉमन इटियोलॉजिकल फैक्टर्स में क्या क्या है? माइट्रल वॉल्व प्रोलेप्स है, रूमेटिक हार्ट डिजीज है, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, एनुलर कैल्सिफिकेशन, कार्डियोमायोपैथी एंड इस्टेमिक हार्ट डिजीज। लेस फ्रिक्वेंटली कॉजेज में आता है एमआर कैन बी कॉज्ड बाय कोलेजन वेस्कुलर डिजीज, ट्रॉमा, प्रीवियस चेस्ट रेडिएशंस, कार्सिनोइड डिजीज एंड हाइपर eosinophilic syndrome and exposure to certain drugs। अब पैथोलॉजी की यदि बात करें तो पैथोलॉजी में आता है माइट्रल वॉल्व रिगर्जिटेशन इज क्लासिफाइड एज प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी माइट्रल वॉल्व रिगर्जिटेशन इज कॉज्ड बाय एबनॉर्मलिटी इन द माइट्रल वॉल्व। प्राइमरी लेवल का यदि रिगर्जिटेशन हो रहा है तो माइट्रल वॉल्व में कुछ प्रॉब्लम आती है, उसकी वजह से प्राइमरी mitral wall regurgitation होता है। secondary mitral wall regurgitation is caused by an abnormality in left ventricle of the heart। ठीक है, प्राइमरी mitral wall regurgitation है वो तो हो रहा है mitral wall में कोई abnormality है उसकी वजह से, और जो secondary mitral wall regurgitation है वो होता है abnormality in the left ventricle of the heart। तो बेसिकली यदि इसकी पैथोफिजियोलॉजी हम देखें तो पैथोफिजियोलॉजी में क्या हो रहा है? रिगर्जिटेशन ऑफ द ब्लड इनटू द लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम में ब्लड रिगर्जिटेट कर रहा है, उसकी वजह से लेफ्ट एट्रियम में प्रेशर इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से क्या होगा? लेफ्ट एट्रियम आपका डायलेट कर जाएगा। लेफ्ट एट्रियम डायलेट हो रहा है, उससे उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? लेफ्ट एट्रियल प्रेशर इंक्रीज होगा, जिससे कि ब्लड का बैक फ्लो जाएगा। बैक फ्लो कहाँ जाएगा? पल्मोनरी वेन्स में, पल्मोनरी वेनस स्ट्रक्चर्स में जाएगा। उसकी वजह से पल्मोनरी वीनस कंजेशन, पल्मोनरी इडिमा एंड पल्मोनरी हाइपरटेंशन। ओके, तो पैथोफिजियोलॉजी में क्या था? फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या रिगर्जिटेशन हो रहा है ब्लड का लेफ्ट एट्रियम में, उसकी वजह से लेफ्ट एट्रियल प्रेशर इंक्रीज हो रहा है और लेफ्ट एट्रियल डायलेट हो रहा है, लेफ्ट एट्रियम में डायलेटेशन हो रहा है। इन सब की वजह से लेफ्ट एट्रियम प्रेशर इंक्रीज हुआ, लेफ्ट एट्रिया डायलेट हुआ, उसकी वजह से ब्लड का बैक फ्लो जा रहा है। बैक फ्लो कहाँ हो रहा है? पल्मोनरी वेन में, पल्मोनरी वेनस स्ट्रक्चर्स में, तो उसकी वजह से पल्मोनरी वेनस कंजेशन, पल्मोनरी ईडिमा एंड पल्मोनरी हाइपरटेंशन क्रिएट हो रहा है। अब पल्मोनरी हाइपरटेंशन है वो फर्दर राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी एंड राइट हार्ट फेलियर कॉज करेगा। और ये जो रिगर्जिटेशन हो रहा है ब्लड का, वो क्या, उसकी वजह से क्या हो रहा है? लेफ्ट वेंट्रिकल जो है डायस्ट्रोल में, उनमें लेफ्ट वेंट्रिकल में वॉल्यूम ओवरलोड हो रहा है। ठीक है, रिगर्जिटेशन ऑफ ब्लड की वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल में वॉल्यूम ओवरलोड हो रहा है, जिसकी वजह से लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी हो गया और लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर भी हो सकता है। तो ये पैथोफिजियोलॉजी हो गया। पैथोफिजियोलॉजी में बेसिकली 3 पॉइंट्स हैं कि रिगर्जिटेशन ऑफ ब्लड हो रहा है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जा रहा है, लेफ्ट एट्रियम में जा रहा है, ब्लड रिगर्जिटेट होके लेफ्ट एट्रियम में जब ब्लड जा रहा है उसकी वजह से क्या हो रहा है? लेफ्ट एट्रियम का प्रेशर वो इंक्रीज हो रहा है। लेफ्ट एट्रियम का प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो ब्लड का बैक फ्लो जा रहा है पल्मोनरी वेन्स में, उसकी वजह से पल्मोनरी वेनस कंजेशन, पल्मोनरी इडिमा एंड पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो रहा है। तो ये हुआ फर्स्ट पॉइंट। फिर पल्मोनरी हाइपरटेंशन है वो क्रिएट करेगा राइट
वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी एंड राइट हार्ट फेलियर, ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट में क्या है, रिगर्जिटेशन ऑफ ब्लड हो रहा है, जो ब्लड रिगर्जिटेट कर रहा है फ्रॉम पल्मोनरी वेन्स, तो वो क्या कर रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल में एंटर कर रहा है डायस्ट्रोल के टाइम पे, जिसकी वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल में वॉल्यूम ओवरलोड हो रहा है। वॉल्यूम ओवरलोड की वजह से लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी भी इसमें हो जाती है। अब आता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो है वो उसकी फेज ऑफ द डिजीज पे डिपेंड करते हैं। यदि माइल्ड लेवल का माइट्रल रिगर्जिटेशन है तो वो बहुत टाइम तक साइलेंट रहेगा, उसमें कोई सिम्टम्स प्रोड्यूस नहीं होंगे। लेकिन यदि अक्यूट माइट्रल रिगर्जिटेशन किसी को हुआ है तो साइन सिम्टम्स जो आएंगे वो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के साइन सिम्टम्स होंगे, जैसे कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, पल्मोनरी इडीमा, ऑर्थोपनिया, पैराक्सिमल नॉक्टर्नल डिस्निया। ठीक है, इन सब के अलावा लो कार्डिक आउटपुट यदि पेशेंट में हो रहा है तो उसकी वजह से पेशेंट में फैटिग, लिथार्जी, डिक्रीज एक्सरसाइज टॉलरेंस, ये सब उसमें आएगा। उसके अलावा राइट हार्ट फेलियर की वजह से पेशेंट में पेरिफेरल इडिमा भी हो सकता है, और पेशेंट में कंप्लेंट ऑफ पाल्पिटेशन ड्यू टू इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम। नेक्स्ट हमारा आता है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन माइट्रल रिगर्जिटेशन के पेशेंट का करेंगे तो उसमें बेसिकली हमें ऑस्कल्टेशन देखना है। तो ऑस्कल्टेशन में क्या हो रहा है, S1 इज यूजुअली सॉफ्ट। माइट्रल स्टेनोसिस के केस में S1 जो था वो आपका लाउड था, लेकिन माइट्रल रिगर्जिटेशन में S1 जो है वो आपका सॉफ्ट होगा। एंड देन लेटरली डिस्प्लेस्ड अपेक्स बीट। अपेक्स बीट जो है उसका नॉर्मल पोजीशन कहाँ पे होता है, अपेक्स बीट नॉर्मली कहाँ सिचुएटेड होता है, अपेक्स बीट अपने नॉर्मल पोजीशन से डेविएट कर जाएगा। अपेक्स बीट का नॉर्मल पोजीशन जो है लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस ऑन द मिड क्लेविकुलर लाइन, तो ये वहां से शिफ्ट कर जाएगा लेटरल साइड में। ठीक है, तो अपेक्स बीट है वो लेटरली डिस्प्लेस्ड होगा, और लो पिच पेन सिस्टोलिक मर्मर मिलेंगे एट द अपेक्स, और वो लो पिच पेन सिस्टोलिक मर्मर हैं जो अपेक्स पे मिल रहे हैं वो रेडिएट करेंगे एक्सिला की तरफ, और ये सारा जो मर्मर्स है वो आपको लेफ्ट साइड लाइन डाउन कंडीशन में आपको सुनाई देंगे। और S3 है वो यहाँ पे कॉमनली सुनाई देती है, S3 माइट्रल रिगर्जिटेशन के केस में। S3 है इसको हम वेंट्रिकुलर गैलेप भी बोलते हैं। S3 जो है वो नॉर्मली यंग अडल्ट, चिल्ड्रंस, प्रेगनेंसी एंड एथलीट्स, इन चार कंडीशन में तो S3 नॉर्मली आपको सुनाई देगी। किन किन में, यंग अडल्ट, चिल्ड्रंस, प्रेगनेंसी एंड एथलीट्स में। लेकिन यदि किसी एल्डरली पेशेंट में S3 साउंड आ रहा है, दैट मीन्स वो सिग्निफाई करता है सीवियर माइट्रल रिगर्जिटेशन, ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन, कार्डियोमायोपैथी एंड हार्ट फेलियर। अब इन्वेस्टिगेशन की यदि हम बात करें तो माइट्रल रिगर्जिटेशन के केस में बेस्ट इन्वेस्टिगेशन रहते हैं चेस्ट एक्सरे, ECG एंड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, सॉरी इकोकार्डियोग्राम। चेस्ट एक्सरे जो होते हैं, चेस्ट एक्सरे में आपको क्या फाइंडिंग मिलेगी, कार्डियोमेगेली ड्यू टू लेफ्ट एट्रियल एंड लेफ्ट वेंट्रिकुलर एनलार्जमेंट। ठीक है, चेस्ट एक्सरे में आपको क्या मिलेगा, कार्डियोमेगेली ड्यू टू लेफ्ट एट्रियल एंड लेफ्ट वेंट्रिकुलर एनलार्जमेंट। और ECG यदि हम देखते हैं तो ECG में भी लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी मिलेगा और लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट मिलेगा। अब लास्ट इन्वेस्टिगेशन आता है आपका इकोकार्डियोग्राम। इकोकार्डियोग्राम जो है वो बेस्ट चॉइस होता है कंफर्म करने के लिए। इकोकार्डियोग्राम में क्या होता है, डायरेक्टेड लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल आपको शो होंगे, क्योंकि इकोकार्डियोग्राम के थ्रू हार्ट के चारों चैम्बर्स हैं, उनकी क्या साइज है, क्या स्ट्रक्चर है, वो सारा हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इकोकार्डियोग्राम के थ्रू हमें मिलेगा डायरेक्टेड लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकुलर वेंट्रिकल्स। कलर डॉपलर यदि हम करवाएंगे तो उसमें सीवियरिटी ऑफ रिगर्जिटेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और इको यदि करवाते हैं तो कॉज ऑफ रिगर्जिटेशन भी हम फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि कॉर्डल एंड पेपिलरी मसल रप्चर, ये सब भी फाइंड आउट हो सकता है। डीप लेवल की पैथोलॉजी इसमें इकोकार्डियोग्राम के थ्रू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दैट्स इट, ये माइट्रल रिगर्जिटेशन हमारा कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।